स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी एंट में। कल बिहार स्पेशल की क्लास को शुरुआत किया था, आज उसी क्रम में हम देखने वाले हैं। तो कल का टॉपिक था आपका बिहार यानी प्राचीन इतिहास। आज का टॉपिक है आपका उसी से आगे संबंधित हम पढ़ेंगे। बिहार का प्राचीन इतिहास में ही हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। कहा गया कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त वंश। इसी वंश का राजा कौन था? जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसे आप महाभारत में भी आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, अपने मित्रों के साथ में चर्चा भी किए होंगे। यहाँ पे बता रहा है ये किसके अनुसार बता रहा है मगध पर पहला वंश? तो पुराणों के अनुसार। परंतु अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध पर पहला राजवंश के बारे में पता चलता है, वो है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, जो 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। कह रहा है कि बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी यानी प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया और इसे दहेज में काशी राज्य मिला था। और इसके साथ में इन्होंने वैशाली की राजकुमारी चेलना, जिसे हम छलना के नाम से भी जानते हैं, उनसे ये विवाह किए। और अंग के जो राजा थे, अंग के अंतिम राजा थे ब्रह्मदत्त, उन्हें पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिए। इनके मित्र थे चंद्रप्रगोत। जब ये बीमार पड़ जाते हैं चंद्रप्रगोत, तो अपने वैद्य यानी जीवक को वो उनके उपचार के लिए उनके यहाँ भेजते हैं। बिंबिसार गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो हमने पढ़ लिया राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चलना से भी शादी किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अंग के राजा यानी अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे, उनको पराजित किया, पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया। आगे हम क्या पढ़े? चंद्रप्रगोत इनके मित्र थे। जब उनका तबीयत खराब होता है तो अपने वैद्य जीवक को उनके यहाँ देखने के लिए, उपचार करने के लिए भेजते हैं। ये गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु जो है कि अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर यह बैठता है। ये कहाँ से पता चल रहा है हमें? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है तो काशी का जो नरेश थे प्रसेनजीत, वो क्रोधित होकर के काशी को वापस ले लिया। दोनों के मध्य युद्ध होता है और बाद में संधि भी होती है। अजातशत्रु काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह करता है और उसे पुनः काशी से मिल जाता है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार की सहायता से वहाँ पे क्या कर दिया था? कहाँ? काशी में फूट डलवा दिया था, यानी बज्जी संघ में फूट डलवा दिया और वहाँ पे क्या कर दिया? हमला करके उसे विजित कर लिया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईस्वी में। और इन्हीं के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पे होती है? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अजातशत्रु का पुत्र कौन है? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र कौन है? उदयन। इसके मृत्यु के बाद उदयन शासक बनता है और यह मगध की राजधानी राजगृह को गंगा एवं सोन नदी के संगम पर तट स्थित पाटलिपुत्र था, वहां पे क्या करता है? स्थानांतरित करता है। उदयन के 3 पुत्र थे। कौन कौन? अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था और इसे परास्त करने वाला कौन था? शिशुनाग। अब हम शिशुनाग वंश को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 तक इसका टाइम पीरियड था, शिशुनाग वंश। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिशुनाग जो है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा
नाग दशक का अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, वह काशी के राज्यपाल था। शिशुनाग कौन था? हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक का अमात्य हुआ काशी के राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स की विजित कर मगध साम्राज्य में विस्तार किया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? शिशुनाग जो है कि अवंती, जहाँ पे राजा कौन था? चंद्रप्रगोत, और कौशल और वत्स को विजित करके मगध साम्राज्य में विस्तार कर लिया। तो दो आप याद रखेंगे, अंग महाजनपद को किसने मिलाया था? तो बिंबिसार। और अवंती, वत्स को विजित करके कौन मिलाया था मगध में? तो शिशुनाग ने। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जिसे हम काला काकवर्ण के भी नाम से जानते हैं, काकवर्ण का मतलब कौवे का रंग का, शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, जहाँ पे क्या होता है? अस्थायी तो महाशांति के रूप में बौद्ध धर्म विभाजन हो गया। तो दो याद रखेंगे, पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी में होता है अजात शत्रु के संरक्षण में। कहाँ पे होता है? तो राजगीर सप्तपर्णी गुफा में। दूसरा कब हो रहा? ठीक 100 साल बाद 383 ईस्वी में हो रहा है, वैशाली में होता है। और किसके संरक्षण में होता है? ये काकवर्ण के संरक्षण में होता है, याद रखेंगे। नंदीवर्धन या महानंदनी शिशुनाग का अंतिम शासक था। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन या महानंदनी शिशुनाग का अंतिम शासक था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंदवंश। नंदवंश का टाइम पीरियड है 344 से 321 ईस्वी में। ठीक है, 344 से 321 ईस्वी में। देखिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। तो 2 महीना एग्ज़ाम का बचा है, तो पूरी ताकत से हम सिलेबस को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ज़रूर किताब में देखते चलें और अंडरलाइन करते हुए चलें और अपने मन में दोहराते भी चलें, ताकि ऐसा करने से आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा। अब इसमें मैं क्या डिफाइन करूँ? मैं आपको इसे डिफाइन करने वाली बात क्या है? मगध का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार। कौन सा वंश था? तो हम बात करते हैं, पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के राजा कौन था? बिंबिसार थे। उसके पुत्र अजातशत्रु उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद अजातशत्रु बन जाता है, उसका मगध वंश का राजा बन जाता है। जब ये राजा बनता है तो काशी के नरेश जो थे, जो दहेज में अपने जो दिए थे काशी, उसे ले लेता है, अजातशत्रु से छीन लेता है। तो इसे क्या एक्सप्लेन करूँ मैं? इसी प्रकार से आप इसे पढ़ते चलें, समझते चले। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंदवंश। नंदवंश का टाइम पीरियड है आपका 344 से 321 ईस्वी तक, है ना। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना किया। अब महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना किया। तो 4 सवाल हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हर एक वंश की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार, याद रखेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग। और नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मानंद। अब सवाल बनेगा कि शिशुनाग वंश जो है किस वंश को पराजित करके, तो किस वंश के स्थान पर? तो हर्यक वंश के स्थान पे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे नाग दशक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप नंदीवर्धन या महानंदनी। तो इसे पराजित करके कौन? महापद्मानंद ने नंदवंश के स्थापित की। पुराणों में उसे सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, अर्थात इसका मतलब होता है क्षत्रियों को विनाश करने वाला। उसे एक छत्र अथवा एकराट भी कहा जाता है। किसे? महापद्मानंद को। कहा गया कि उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया। इसे जो है कि इसका जो महापद्मानंद के बारे में कहा गया शूद्र जाति का था, याद रखेंगे। उसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, है, कलिंग, शूरसेन, मैथिली, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों को शासक बताया। उसके समय में, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इसे यहाँ जो इतने राज्यों का राजा इसको बताया गया था, किसे, महापद्मानंद को, ठीक है, याद रखेंगे। कर इसी वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। उसी के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ, मतलब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, तो देखते हैं अंग महाजनपद, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो आधुनिक भागलपुर व मुंगेर, याद रखेंगे। वर्तमान स्थिति अंग महाजनपद की कौन थी, तो भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद जो है कि इसका प्रमुख नगर कौन सा था, तो अश्वपुर और भद्रिका। राजधानी कहाँ थी, चंपा, चंपा, याद रखेंगे। मलिनी क्या है, महाभारत, हरिवंश एवं अन्य पुराण आदि। काल चंपा, जातक कथाएं, वाणिज्यम, जैन ग्रंथ, चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है, याद रखेंगे। कह रहा कि यहाँ का प्रथम शासक अंग था और अंतिम शासक बिंबिसार द्वारा पराजित कर दिया गया था, ब्रह्मदत्त, याद रखेंगे। मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उदय, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी आपका कहाँ, तो आप याद रखेंगे गिरिब्रज। पाटलिपुत्र प्रवर्ती राजधानी थी, जैसे मैंने आपको बताया था। उद्यन के द्वारा पाटलिपुत्र मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। अजातशत्रु के समय में और बिंबिसार के समय में राजधानी गिरिब्रज ही थी। मगध का जो नाम था, जो हम बात करते हैं, जो गिरिब्रज को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, या फिर मगध के बारे में हम जानते हैं, मगध की राजधानी के बारे में अन्य नाम से क्या क्या है तो देखेंगे। गिरिब्रज महावग से पता चलता है, राजगृह महाभारत से पता चलता है, बृहदत्तपुर, बृहद्रथपुर जो है कि बृहद्रथपुर जो है कि महाभारत से पता चलता है, मगधपुर ये महाभारत से पता चलता है, वासुमती यह रामायण से पता चलता है, कुशाग्रपुर हेनसांग के द्वारा, हेनसांग कौन है तो चीनी यात्री था, याद रखेंगे। बिंबिसारीपुर बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। पटना का अन्य नाम क्या क्या था, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पालीब्रोथा, अजीमाबाद, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है, मैंने बता दिया। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्या बता रहा है यहाँ पे, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो पुराण से पता चलता है हमें, बौद्ध एवं जैन साहित्य से पता चलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है, और विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे मौर्य वंश का जानकारी हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विदेशी लेखकों के द्वारा। तो इसी में 4-5 ऑप्शन अगर दे दें मिला जुला करके तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आप याद रखेंगे पुराण से पता चलता है, बौद्ध से पता चलता है, जैन से पता चलता है, कौटिल्य से तो पता चलेगा ही चलेगा, और विदेशी लेखकों के द्वारा जो आए थे हमारे यहाँ घूमने के लिए तो उससे पता चलता है। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये अंतिम राजा, नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को पराजित करके ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य जो लिखने वाले थे, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं,
तो उनके सहयोग से अंतिम राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया है। तो कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि स्ट्रेबो हैं, जस्टिन हैं, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा है, एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसने कहा है, स्ट्रेबो और जस्टिन ने। याद रखेंगे किसके संदर्भ में कहा है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कहा। एरियन और प्लूटार्क, प्लूटार्क जो है कि आपके एंड्रोकोटस कहा है। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित स्ट्रेबो और जस्टिन का क्या कथन है, ये सेंड्रोकोटस कहा है, और एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा है, एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस का पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब देखिए ये शब्द तो कह तो दिया गया है स्ट्रेबो और जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को, तो यह सबसे पहले किसके द्वारा पता किया गया था कि विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। तो सेंड्रोकोटस की पहचान जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया है, यह कैसे पता चलता है, तो विलियम जोन्स बताते हैं कि सेंड्रोकोटस के बारे में जो कहा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया था, स्ट्रेबो और जस्टिन के द्वारा। याद रखेंगे स्ट्रेबो और जस्टिन के द्वारा। अगला बात करते हैं जेम्स प्रिंसपेक नाम के एक पुरातत्वविद थे या फिर इतिहासकार थे, जो भी आप समझे। कहा कि 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। 326 ईस्वी में मकदूनिया के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट पर आ जाता है। यहीं उसका पौरस से युद्ध होता है, जिसे बितस्ता या हाइडेस्पिस के युद्ध कहते हैं। याद रखेंगे 326 ईस्वी में मकदूनिया का शासक कौन था, सिकंदर, भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और यह सिंधु नदी पार करके सिकंदर झेलम को हम बितस्ता, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता के तट पर आ जाता है। वहाँ पे क्या होता है, पौरस से युद्ध होता है, जिसे हम बितस्ता या हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से जानते हैं। सवाल आ सकता है आपका, हाइडेस्पिस का युद्ध निम्नलिखित में से लड़ा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के द्वारा, और क्या आ सकता है, सिकंदर और पौरस के द्वारा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप जब आप पढ़े हुए रहेंगे तो आप आंसर को क्लिक आराम से कर सकते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा नदी था जहां से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो ब्यास नदी। याद रखेंगे झेलम या झेलम नहीं कहेंगे, ब्यास नदी। ब्यास नदी से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। ठीक है, याद रखेंगे। ध्यातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। एरियन द्वारा लिखित एनावेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि सिकंदर का विजय अभियान, ये शायद पहली बार आप लोग जान रहे हो कि सिकंदर के विजय के अभियान का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है और किस पुस्तक में किया गया है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा कि ध्यातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एरियन द्वारा लिखित, एरियन एक इतिहासकार हैं, तो वो लिखते हैं एनावेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, एक पुस्तक है एनावेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 3-4 सवाल, क्या सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त किस पुस्तक से होता है, तो एनावेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो एरियन के द्वारा लिखा गया है।
एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर किससे संबंध है? ऑप्शन के अनुसार आप मारेंगे सिकंदर की विजय अभियान से, पहला ऑप्शन हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो एरियन से संबंधित है। तो आप सवाल को किसी भी तरीके से, किसी भी डायमेंशन से आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस आनेसिक्रेटस एवं निर्याकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। तो सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार का नाम क्या क्या है? आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निर्याकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। तो याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे विवाद भी हो सकता है। अब एरियन को कैसे पता कि सिकंदर यहाँ पे आक्रमण किया था? अब इसके साथ में अरिस्टोबुलस से आनेसिक्रेटस से निर्याकस, इन्होंने कोई उल्लेख किया ही नहीं है और ये एरियन कर रहा है। तो इतिहासकार में मतभेद भी है। ठीक है, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अपने इतिहास का जो सिलेबस शुरुआत करेंगे, बहुत डिटेल के साथ में हम पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास हो, आपका मेडाइवल हो, या फिर आपका मॉडर्न इतिहास हो, हम सारे विषय को आराम से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है यहाँ पे, हाँ, अब आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी तक हम बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। कह रहा है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त का शासक बना। अब देखिए गुरु कैसे बने, शासक कैसे बने, मैं बताता हूँ आपको। जब चाणक्य जो है कि धनानंद के दरबार से निकल रहे थे, तो जब दरबार से निकले तो देखिए कुछ बच्चा जो है कि राज किलम का खेल खेल रहे हैं। मतलब राज किलम का खेल मतलब चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, जिसमें राजा और कुछ चोर बने थे, कुछ सिपाही बने थे। उसमें देखा कि चंद्रगुप्त जो है कि वो राजा बना हुआ है। तो उसके अंदर सारी काबिलियत देखा कि इन्होंने चंद्रगुप्त के अंदर देखा किसने, आपके कौटिल्य जो थे, तो उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, उन्हें सारा प्रशिक्षण दिया और नंद वंश के खिलाफ उन्हें तैयार किया और नंद वंश को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। 305 ईस्वी के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी के आसपास, तो इस प्रकार से आप देखा अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मगध का शासक बना है। ठीक है, याद रखेंगे। 305 ईस्वी के आसपास में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। 305 ईसा पूर्व में क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध उपरांत, युद्ध के बाद संधि हुई। चंद्रगुप्त को एरिया जो काबुल, अरकोशिया, कंधार, जट्रोसिया, मकरान तथा, देखते हैं आगे, तथा जो है कि आपका हेरात है ना, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस जो निकेटर जो था, अपने राजदूत मेगास्थनीज का दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने बिंदुसार की सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सरवन बेलगोला कर्नाटक चले गए। कह रहा है कि मेगास्थनीज जो है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। जीवन के अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सरवन बेलगोला चले गए और वहीं संलेखना से अपना प्राण त्याग दिए। संलेखना मतलब भूखे प्यासे से प्राण उन्होंने त्याग दिया। देखिए, आपको पूछ सकता है कि मौर्य वंश का संबंध जो है कि विदेशों से रहा है कि नहीं रहा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? बिल्कुल रहा है, क्योंकि वहाँ के राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया
और आप देखेंगे कि विभिन्न प्रदेशों मतलब विभिन्न देशों से राजदूत आते हैं, जैसे कि डायमेकस के राजदूत आते हैं। हम देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या है। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व की बात यहाँ पे हो रही है। कह रहा है कि इसे अमित्रघात, भद्रसेन, शिवसेन आदि कहा गया है। तो अमित्रघात, भद्रसेन, शिवसेन, और वही आप महापद्मानंद को क्या कहा गया है, या आप याद रखेंगे तो शूद्र और दासी पुत्र कहा गया है। याद रखेंगे, शूद्र और दासी पुत्र कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, शिवसेन आदि कहा गया है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम क्या है, अलिट्री चेहिज या अमित्रचेटस था, यूनानी लेखकों के अनुसार। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मित्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। इसी के समय बिंदुसार के समय ही कह रहा है कि एंटियोकस के राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, याद रखेंगे। अशोक 272 से 332 ईसा पूर्व तक यह रहता है। आगे बात करते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में क्या किया, राज्याभिषेक। 269 में क्या किया था, ये राज्याभिषेक करवाया था, याद रखेंगे। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन के राज्यपाल था। 261 में क्या किया, यह राज्य के 9वें वर्ष कालिंग पर क्या किया था, यह विजय प्राप्त किया था। 261 में, याद रखेंगे। सिहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और मोगलीपुत्र का तीस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था, याद रखेंगे। सिहली अनुश्रुति के अनुसार, एक अनुश्रुति है, सिहली अनुश्रुति के अनुसार निर्ग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तीस का शिष्य बन गया। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ है, उपगुप्त, है ना, तो याद रखेंगे। तो ये कौन था, निर्ग्रोध कौन था, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आप मुझे बताइए। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की और 14 वर्ष बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी गया और उल्विक घोषित किया तथा भाग को मतलब कर का घट जो घटा करके 1/8 कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्याभिषेक 10 वर्ष के बाद उसने बोध गया की यात्रा की, 14 वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों मतलब कि जो धर्म का, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जैसे कि कोई निवास स्थल था, वहाँ पे लोग आते थे, उसकी देखरेख करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति इन्होंने किया था। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया। 20 वर्ष बाद ये कहाँ गया था, ये लुम्बिनी गया। अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद ये कहाँ गया था, और अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद कहाँ गया, लुम्बिनी गया। और लुम्बिनी जाने के बाद क्या किया, उल्विक घोषित किया, मतलब कर मुक्त घोषित किया। मतलब कि कर का पहले दाम था 1/6, उसे घटा करके 1/8 कर दिया। अब 1/8 अब 1/6 में अब क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, तो मैं समझ रहा हूँ। वहाँ पे इसकी चर्चा हम जब करेंगे, जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, बस इसे याद रखेंगे। 1/6 पहले कर था, उसे घटा करके 1/8 कर दिया। कहाँ पे, तो लुम्बिनी में। कौन किया था, अशोक किया था। क्या किया था, एक कर था, उसे कर खत्म किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के नाम अशोक वर्धन भी कहा जाता है। कहाँ से पता चलता है, विष्णु पुराण से। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख से पता चलता है। मगधराज
भाब्रू अभिलेख से पता चलता है। प्रियदर्शी राजा किसे पता चलता है? बराबर गुहालेख से। रान्यो अशोक कंगनहली से पता चलता है। कंगनहली से रान्यो अशोक। देवानंद प्रिय जो है, देखिए यहाँ पे क्या, देवानंद प्रिय जो है कि देवों का प्रिय, या अशोक को देवों का प्रिय कहा जाता है, प्रिय थे ये, है ना। जो है कि ये कहाँ से पता चला? रोमनी देई निगलीवा रूपनाथ हुआ गिरनार से पता चलता है। महाराज कुमार पनगोरिया अभिलेख से पता चलता है। पनगोरारिया, कैसा खतरनाक नाम है ना। अशोक कह रहा है कि अशोक जो है, अशोक कहाँ से पता चलता है? अशोक का नाम अशोक पूछ सकता है तो मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगुलम। अब राशि लेडस यूनानी लेखक से पता चलता है। मलका रामायिक लेखक से पता चलता है। महाशूर एवं अपराजित महाभारत से पता चलता है। धर्मशोक कुमारी देवी का सारनाथ अभिलेख। इसमें देखिए क्या क्या याद रखेंगे आप, इसे याद रखेंगे और क्या याद रखेंगे? अशोक के बारे में याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, और प्रियदर्शी राजा। बस ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, यही से सवाल बनता है और आगे भी बन सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक के शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में। अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तो अशोक के जो शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है, जो कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखेंगे। तक्षशिला के अरामाई की लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख सरेकुना से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों का उत्कीर्ण अभिलेखों का प्राप्त हुआ है। अशोक के इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त होता है सरेकुना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख। तो प्रथम लेख में क्या है? इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। दूसरा में क्या किया गया है? अशोक द्वारा विजित राज्यों चोल, पांड्य, शतिपुत्र, केरल पुत्र या चेर के नाम से जानते हैं, ताम्रपर्णी तथा अतियोग, यवन राज व अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं का चिकित्सक का उल्लेख किया, याद रखेंगे। दूसरा अभिलेख भी क्या क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अशोक का विजित राज्य, तो आप ये नहीं रखेंगे कि चोल को विजित किया, पांड्य को भी, बस इतना याद रखेंगे कि दूसरा अभिलेख में क्या है? अशोक द्वारा विजित राज्य। तो अब राज्यों के बारे में, राज्य में तो कोई भी राज्य को विजित कर सकता था वो, तो परंतु जो नाम दिया गया है यहाँ पे याद पढ़ लेंगे एक बार। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, याद रखेंगे। ठीक है, तो राज्य के बारे में पूछेगा तो दूसरा आप बता देंगे, दूसरा अभिलेख से पता चलता है। और क्या है? मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का भी उल्लेख पता चलता है। मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा का भी उल्लेख पता चलता है। 2 बात याद रखेंगे दूसरा अभिलेख से। अशोक के विजित राज्य का पता चलता है और मनुष्यों तथा पशुओं का चिकित्सा का उल्लेख भी पता चलता है। 8वां लेख अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख है। 11वां अभिलेख में क्या है? क्षमादान का उल्लेख है। 13वां में क्या है? अशोक का सबसे बड़ा लेख अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों एवं क्या है कि प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने देशों के नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, शतिपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए। दक्षिण सीमा पर स्थित है ना, याद रखेंगे। वैशाली सिंह शीर्ष बिहार में स्थित है। अशोक के गुहालेख क्या है? अशोक के गुहालेख में दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक का उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरिराज स्तंभ लेख, ये स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है।
लौरिया अरिराज स्तंभ लेख, यह स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में जिले में स्थित है। एक लौरिया अरिराज जो है चंपारण से तो मिला है पर पूर्वी चंपारण से मिला है, और रामपुरवा का अभिलेख जो है, रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, ये पश्चिमी चंपारण से मिला है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार का पश्चिमी चंपारण से ये मिला है। आगे देखते हैं। कर अशोक का स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है कि इलाहाबाद के किले में स्थित है। लौरिया अरिराज स्तंभ लेख जिला पूर्वी चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण। रामपुरवा या फिर रामपुरवा स्तंभ लेख जो है कि आपका कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय महासंग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा है। उसके बाद क्या है, शकीशा या शंकाशय स्तंभ लेख जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन, मौर्य प्रशासन के बारे में यहाँ बात हो रही है। मौर्य प्रशासन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। प्रांत, मंडल, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवाटिक, संग्रहण, ग्राम। ठीक है, मौर्य प्रशासन का यहाँ पे नाम दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को, संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, इसे चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो है, सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, याद रखेंगे। तो प्रांत यहाँ एक पर देख लेते हैं। प्राची जो मध्य प्रदेश में स्थित है, राजधानी कहाँ थी उसकी, तो आप जानते हैं मगध की राजधानी उसमें पाटलिपुत्र थी। उदीच जो है कि उत्तरापथ में स्थित है, तक्षशिला इसकी राजधानी हो गई। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी राजधानी है। अवंती रठ या जो उज्जैन, और उज्जैनी में स्थित कलिंग तोसली। तो कह रहा कि प्रांतों का प्रशासन, जो प्रांत का जो प्रशासन चलाते थे उसे हम क्या कहते थे, कुमार मात्य या फिर कुमार कहते थे, या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो प्रांत जो चलाते थे, तो जो जिसे हम चक्र के नाम से जानते हैं, तो वहाँ का प्रशासन का देखरेख कौन करते थे, कुमार मात्य करते थे, या फिर कुमार या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिला में विभक्त थे। प्रांत जो है कि मंडल में तथा मंडल जो है जिला में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिला का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन। नगर प्रशासन से संबंधित हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नगर प्रशासन आप लोग टॉपिक याद रखेंगे, नगर प्रशासन। यहाँ पे हम चलते हैं नगर प्रशासन से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।